हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रितेश ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज की इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे क्लास लेके आया हूँ कक्षा 6 का यानी कि क्लास 6 का भूगोल का अध्याय 4 मानचित्र, जिसका चैप्टर का नाम है मानचित्र। तो इस चैप्टर में हम मानचित्रों के बारे में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। आप सभी को पता है, अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हैं तो मैं आपको एक एक पॉइंट बारीकी से पढ़ाता हूँ। कोई भी पॉइंट उसमें आपको अगर दिक्कत हो सकती है जहाँ पे, वो सारे पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से। इसके पहले आपको मैं ग्लोब और अक्षांश और देशांतर वाले चैप्टर में ग्लोब के बारे में पढ़ा चुका हूँ, उसमें भी मानचित्र के बारे में थोड़ा बहुत बताया था। तो नहीं देखें वीडियो तो वो भी देख लीजिएगा, क्योंकि उसको समझे रहेंगे तो आज की वीडियो देख के समझने में आपको आसानी होगी। अगर आपको एनसीईआरटी की किसी भी क्लास की ज़रूरत है, कोई भी क्लास पढ़ना है आपको किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके बताइएगा। मैं 1 से 2 दिन के अंदर आप लोगों की वीडियो चैनल के माध्यम से, रितेश ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बिल्कुल फ्री में आप तक पहुंचा दूंगा। आपको सिर्फ एक काम करना है, बिल्कुल फ्री है। नीचे वीडियो के सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करके रखना है चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकन दबा के रखना है, जिससे मैं आप लोगों की वीडियो बनाऊँ तो आपको पता चल जाए। तो देर नहीं करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं मानचित्र। ठीक है, आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है। हम अगर पृथ्वी का ही एक लघु रूप देखना चाहते हैं तो हम ग्लोब से देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग, जैसे अपने देश के बारे में, भारत देश के बारे में, राज्यों के बारे में, ज़िलों के बारे में, शहरों के बारे में या फिर गाँवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं, तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता, क्योंकि ग्लोब एक छोटा आकार होता है, तो उसमें सारी चीज़ों को दर्शा पाना काफ़ी कठिन होता है। ऐसी स्थिति में हम मानचित्र का उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। आप मानचित्र देखे होंगे, आपको इतना तो जानकारी होगी ही कि ग्लोब जो होता है वो तो हमारे पृथ्वी का एकदम लघु रूप होता है, गोला होता है। लेकिन जो हमारा मानचित्र होता है, अगर हम ये चाहें कि हम उत्तर प्रदेश का मानचित्र देखना चाहते हैं तो ग्लोब में देख पाएंगे, उतने डिटेल में नहीं देख पाएंगे, उतने विस्तार पूर्वक नहीं देख पाएंगे। लेकिन हम मानचित्र पे देखना चाहें तो हम कहेंगे कि हाँ, हम एक मानचित्र लेते हैं उत्तर प्रदेश का, उसमें सारी चीज़ें हमको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। अगर हम अपने गांव के बारे में देखना चाहें तो हम अपने गांव का जो मानचित्र, आप लेखागार में जाएंगे, वहाँ से अपने गांव का नक्शा निकलवा के लाएंगे, उसको देख सकते हैं आप। उससे आप अपने गांव के बारे में जान सकते हैं। क्या ग्लोब में देख सकते हैं? नहीं देख सकते। तो कहीं ना कहीं ग्लोब की कुछ न कुछ कमियाँ हैं, कुछ न कुछ लिमिटेशन है। उसमें हम उससे दूर होने के लिए उसको हम मानचित्र का उपयोग करते हैं। मानचित्र एक सतही रूप है, यानी कि हमारा यहाँ पे एक जैसे पेपर आता है उस तरीके का होता है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको समझा दे रहा हूँ। लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से यहाँ पे देखेंगे, इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है मानचित्र। पृथ्वी की सतह, अगर पृथ्वी का ही गोला है, पृथ्वी जैसे हमारी गोली है, उसको हम खींच के एक चपटा सतह बना दें, उसी को हम मानचित्र कहते हैं। और जो ग्लोब था वो क्या था? गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना संभव नहीं है। तो कहीं ना कहीं ग्लोब हमारे लिए फ़ायदेमंद है, कहीं कहीं हमारे लिए मानचित्र फ़ायदेमंद है। आओ कुछ करके सीखें। देखिए, एक रबड़ की पुरानी गेंद लें एवं उस पर कोई रेखाचित्र बनाएं। आप उस पर उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को भी चिन्हित कर सकते हैं। आप चाकू से इस गेंद को काटें तथा इसे चपटा करने की कोशिश करें। देखें कि किस प्रकार रेखा चित्र का रूप बिगड़ जाता है। ऐसा करिएगा मत, चाकू से मत खेलिएगा, बच्चे हैं अगर छोटे तो। बस ये आपको क्रियाकलाप करके समझाने के लिए मैं बता रहा था कि बॉल है जैसे, उसको पृथ्वी की तरह से मान सकते हैं। उस पर हम रेखा चित्र खींचेंगे कुछ, ठीक है। उसको फिर काट के देखेंगे, दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव बना के फिर काटेंगे, देखेंगे क्या वो हमारे उसको हम बराबर देख सकते हैं, तो देखेंगे वो बिगड़ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे पढ़ते हैं फिर से। मानचित्र हमारी विभिन्न ज़रूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है। अभी मैंने समझा, जैसे गांव के बारे में देखना है आपको, एक ज़िले के बारे में देखना है। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। आपने एटलस देखा होगा, उसमें क्या है? यूरोप का मानचित्र, एशिया का मानचित्र, पूरे पृथ्वी का मानचित्र, किसी एक देश का मानचित्र, उसमें सभी का संग्रह होता है, ठीक है। यहाँ पे
एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्र से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होता है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें हम अभी नीचे डिस्कस करेंगे जो हमारे अलग अलग प्रकार हैं मानचित्र के। अब यहाँ पे देखेंगे पहला मानचित्र का प्रकार है भौतिक मानचित्र। अलग अलग प्रकार के होते हैं। आप जाएंगे, अगर आपको देखना है किसी अपने मानचित्र में पहाड़ों के बारे में, तो क्या वहाँ पे राजनीति मानचित्र लेके आएंगे? नहीं, वहाँ पे आप भौतिक मानचित्र लेके आएंगे। अगर हमको जानकारी प्राप्त करनी है, थोड़ा जूम कर लेता हूँ जिससे आपको देखने में आसानी हो। भौतिक मानचित्र में हम प्राकृतिक आकृतियों के बारे में, जैसे पर्वतों के बारे में, पठारों के बारे में, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को हम भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहते हैं। आपसे पूछ सकता है कि भौतिक मानचित्र क्या होता है, तो आप बता ले जाएंगे अब कि जिनमें हम प्राकृतिक आकृतियों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, जैसे पर्वतों, पठारों, नदियों, मैदानों, इनके बारे में, तो उसको भौतिक मानचित्र कहते हैं। दूसरा है राजनीतिक मानचित्र। अगर हम राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को देखना चाहें, तो उसके लिए हम राजनीतिक मानचित्र का उपयोग करते हैं। ठीक है, भौतिक मानचित्र और राजनीतिक मानचित्र में अंतर समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए है अगला मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र का मतलब होता है किसी एक चीज़ के बारे में उसमें जानकारी हमको मिले, किसी एक थीम के बारे में। कुछ मानचित्र विशेष जानकारियाँ प्रदान करते हैं, जैसे सड़क के बारे में मानचित्र, वर्षा मानचित्र हो गया, वन तथा उद्योगों आदि की वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे, दूरी के आधार पर, दिशा के आधार पर, प्रतीक के आधार पर हम इन मानचित्रों को नाम देते हैं। तो थीमेटिक मानचित्र भी समझ में आ गया। अब दूरी के आधार पर देखिए, थीमेटिक में जो दूरी के आधार पर हम मानचित्र था, मानचित्र एक आरेखण होता है, उस पर कुछ न कुछ लाइनें खींची रहती हैं, या फिर कि कोई न कोई दिखाने के लिए वहाँ पे सिंबल दिया रहता है, जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज़ के एक पन्ने पर दर्शाता है। या यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज़ एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त कर सकता है। यानी कि कागज़ पर हम 1 मीटर दर्शा रहे हैं, तो स्थल पे वो हो सकता है 100 किलोमीटर की दूरी को दर्शा रहा हो। समझ रहे हैं? इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। ठीक है, जैसे 1 किलोमीटर यहाँ पे हमने दर्शा दिया मानचित्र में, और वो वास्तविक में 100 किलोमीटर है। तो अगर हम 2 किलोमीटर दर्शा रहे हैं मानचित्र में, तो 200 किलोमीटर होना चाहिए। इसलिए वास्तविक अनुपात होना चाहिए उसमें। उदाहरण के लिए, आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर से व्यक्त किया गया है। इसका अभिप्राय यह है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर का जो दिखा रहे हैं हम, वो 5 किलोमीटर को दर्शाता है। आपके रेखा चित्र का पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऐसा नहीं कि हम आपके घर से आपके स्कूल की दूरी 10 किलोमीटर है, उसको हम 2 सेंटीमीटर दिखा दिए। कहीं आपकी कोई दूरी है 50 किलोमीटर, तो उसको हम 1 ही किलोमीटर दर्शा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हम पैमाना मानते हैं उसी आधार पर हम उसका अनुपात वहाँ पर डिवाइड करते हैं। अगर आपको पैमाने की जानकारी है, तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको पता है कि हम 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर मान के रखे हैं, तो हम मानचित्र में कोई भी दूरी हम माप सकते हैं। यहाँ पे इसको आप करके देखना चाहें करके देख सकते हैं। ठीक है, जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज़ पर दिखाना होता है, तब हम लोग छोटे पैमानों का उपयोग करते हैं। अब भाई पूरा यहाँ से अमेरिका इतने किलोमीटर है, इतने हज़ार किलोमीटर दूर, तो क्या हम उसको मानचित्र पे दर्शा सकते हैं? छोटे से पेपर पे नहीं दर्शा सकते, तो उसको हम मानते हैं पैमाने पे। ठीक है, उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है। इसको छोटे पैमाने का वाला मानचित्र कहते हैं। ठीक है, जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज़ पर दिखाना होता है, तब हम बड़े पैमाने वाला मानचित्र का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर यानी ज़मीन पर आपके 500 मीटर की दूरी को 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने का मानचित्र कहते हैं।
नाम से कंफ्यूज मत होइएगा कि बड़े पैमाने का मानचित्र है तो ये बड़ी बड़ी दूरियों को नापने के लिए होता है। छोटे आकार जैसे आपके गांव का हो गया, आपके एक तरह से ज़िले का हो गया, तो छोटे एरिया को आप दर्शाने के लिए, छोटा एरिया कितना होता है, 100 किलोमीटर की दूरी होगा अधिक से अधिक, तो उसको हम मान सकते हैं कि उसको बड़ा मान सकते हैं थोड़ा सा, उसको हम और डिटेल करके देख सकते हैं, उसको जूम करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये बड़े पैमाने के मानचित्र में संभव होता है। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। सीधी सी बात है, आप बहुत बड़े भूभाग की मानचित्र को देख रहे हैं, पूरे इंडिया के मानचित्र को देख रहे हैं, और एक आप अपने किसी भी स्टेट की जानकारी लेना चाहते हैं, आप उस स्टेट की, मान लीजिए उत्तर प्रदेश की जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप इंडिया के मानचित्र में ज़्यादा जानकारी प्राप्त करेंगे या एक अलग से उत्तर प्रदेश का मानचित्र आपको दिया जाए उसमें ज़्यादा जानकारी मिलेगा? तो जाहिर सी बात है, जो उत्तर प्रदेश वाला मानचित्र है वो आपको ज़्यादा जानकारी देगा। ठीक है, यही यहाँ पे बताया गया है। अब यहाँ पे देखिए एक नक्शा दिया गया है, गाँव का ही समझ लीजिए आप। ये आपका रास्ता है, यहाँ पे खेल का मैदान है, यहाँ पेड़ लगे हैं, सामुदायिक केंद्र है। ठीक है, दुकानें यहाँ पे खोली गई, यहाँ कुआं है, विद्यालय है, विकास का घर है, शीला का घर है, करीम का घर है, ये कुछ बच्चों के नाम दे दिए गए हैं। फलोद्यान है यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए पैमाना दे दिया गया है, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर। ठीक है, समझ गए, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर। तो ये पूरा पैमाना दे दिया गया है एक गांव का मानचित्र दिया गया है, इसको देख लीजिएगा। अब यहाँ पे दूसरा था दूरी के बाद दिशा वाला मानचित्र। एक गांव का मानचित्र हो गया, अब यहाँ पे दिशा का मानचित्र देखिए। अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान होगा। आप किसी भी मानचित्र में देखेंगे ना, तो ऊपर इस तरीके से तीर का निशान होता है, जिसके ऊपर अक्षर ऊ लिखा रहता है। ऊ का अर्थ आप सभी को पता है, उत्तर है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है, इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं के बारे में आराम से जान जाएंगे। अब जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये दर्शा रहा है उत्तर दिशा को, तो इसकी अपोजिट दिशा क्या होगी, दक्षिण होगी। ठीक है, अगर ये पूछा जाए तो ये पूरब हो जाएगी दाहिने हाथ पे, और ये पश्चिम हो जाएगी। तो अगर एक दिशा दे दी गई तो बाकी तीनों दिशाएं आप जान जाएंगे। जैसे पूरब, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। चित्र 4.2 में 4 मुख्य दिशाएं उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम दिखाया गया है। वे प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। बीच की 4 दिशाएं उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम, इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जाता है। प्रधान दिग्बिंदु समझ गए आप, जो मुख्य दिशाएं होती हैं, जैसे पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, और 4 और दिशाएं होती हैं इनके बीच की, जैसे उत्तर है ये और ये पूरब है, तो इसके बीच की दिशा उत्तर पूरब। पूरब है, दक्षिण है, तो इसके बीच की दिशा दक्षिण पूरब। पश्चिम दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, उत्तर और पश्चिम के बीच में उत्तर पश्चिम। ठीक है, ये 4 अन्य दिशाएं होती हैं जिससे हम सटीक जानकारी पता लगाते हैं। अब यहाँ देखिए दिक सूचक है, यानी कि कंपास है। ये हमेशा आपको उत्तर दक्षिण की दिशा दिखाता है, और इसका जो मेन जो एरो होता है वो उत्तर की तरफ होता है। ठीक, चित्र 4.1 में निम्नलिखित दिशाओं का पता लगाएं। विकास के घर से सामुदायिक केंद्र तथा खेल के मैदान की दिशा। विकास के घर से सामुदायिक केंद्र और खेल के मैदान की दिशा आप देख लीजिए। विकास का घर ये है, खेल का मैदान कहाँ है, खेल का मैदान ये है, और सामुदायिक केंद्र का ये है। तो ये तो हो गया आपका उत्तर दिशा हो गया, और ये आपका उत्तर पूरब हो गया, क्योंकि ये पूरब है, इसके बीच का जो है उत्तर पूरब हो जाएगा। तो निकाल लिया आप। दूसरा, दुकानों के से विद्यालय की दिशा। दुकानों से विद्यालय की दिशा, दुकान कहाँ है, ये है, विद्यालय क्या है, ये है। तो दुकानों से, ये आपका उत्तर होता है, ये आपका पूरब होता है, तो दुकान से विद्यालय पूरब दिशा में है। आगे बढ़ते हैं। अब हम दिक सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। अगर आप कहीं खड़े हो गए हैं, उस समय अंधेरा है, आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि सूरज कहाँ है इस समय, तो आप के पास अगर कंपास है, दिक्सूचक है, तो आप उससे भी पता लगा सकते हैं कि हमारा कौन सा दिशा उत्तर है, कौन सा दिशा दक्षिण है। सारी दिशाएं आप पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र होता है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाते हैं। इसकी चुंबकी जो सुई होती है वो हमेशा उत्तर दक्षिण को दर्शाती है। अब तीसरा है यहाँ पे हमारा प्रतीक वाला मानचित्र। यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार के में विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों एवं
या कुओं को दिखाना संभव नहीं होता। ठीक है, तो हम इसलिए ये वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल से के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते तथा आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते, तो आप इन चिन्हों की सहायता से आप पता लगा सकते हैं कि कहाँ पे क्या है। अब यहाँ पे देखिए कुछ चिन्ह दिखाए गए हैं। रेल की पटरियों को देखें, अक्सर इस चिन्ह से दिखाया जाता है मानचित्र में। पक्की और कच्ची सड़कें, पक्की सड़कें, कच्ची सड़कें। सीमाएं हैं, तो यहाँ पे देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, राज्य की सीमाएं और जिले की सीमाएं। मानचित्र की बात हो रही है नदियों के बारे में, कुओं के बारे में, तालाब के बारे में, नहर के बारे में और पुल के बारे में ये चिन्ह दर्शाते हैं। मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद, छतरी के चिन्ह ये हैं। पीओ का मतलब होता है पोस्ट ऑफिस और टेलीग्राफ ऑफिस और पुलिस स्टेशन पीएस से। बस्ती और कब्रिस्तान के लिए ये, पेड़ के लिए ये दर्शाता है और घास के लिए ये। ठीक है, तो ये हैं चिन्ह जो दर्शाते हैं मुख्य रूप से। अब है यहाँ पे चिन्हों के द्वारा मानचित्र में से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्र की एक विश्वव्यापी भाषा होती है, यानी कि जो यहाँ पे भाषा है वही दूसरे देश में भी भाषा होगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे चिन्हों को इस तरीके से दर्शा रहे हैं तो दूसरे देश में चिन्हों को, रेलगाड़ी की पटरियों को दूसरे चिन्ह से दर्शाएंगे, तो आप समझेंगे कैसे अगर उनकी भाषा ही नहीं जानते, जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति, ये रूढ़ चिन्ह कहलाते हैं। अब यहाँ पे देखिए चिन्ह यहाँ पे देखिए दर्शाया गया है। जैसे यहाँ पे पेड़ है, ये रेल की पटरी है, ये तालाब है, ये देखिए तीर है, उत्तर दिशा को दर्शा रहा है। ये आपकी सड़क है, नदी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। ये आपका टेलीग्राफ पोस्ट ऑफिस है। यहाँ पे आपका गिरजाघर दिख रहा है, यहाँ पे आपका कब्रिस्तान दिख रहा है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दर्शाई गई हैं। आप इससे चिन्ह से पता लगा सकते हैं क्या है। चित्र 4.4 को देखें और पता लगाएं नदी किस दिशा में बह रही है। डुमरी गांव के पास से किस प्रकार की सड़क गुजर रही है। किस प्रकार की रेलवे लाइन के पास सुंदरपुर स्थित है। रेलवे पुल के किस तरफ पुलिस स्टेशन है। तो ठीक है, देख लीजिए आप, आपका पुलिस स्टेशन कहाँ था, ये था रेलवे पुल के दक्षिण दिशा में है। ठीक है, ये आप इस तरीके से पता लगा सकते हैं। ये देखिए नदी बह रही है, ये आपका होता है पश्चिम, ये होता है दक्षिण, तो दक्षिण पश्चिम में बह रही है। इस तरीके से आप पूरा पता लगा सकते हैं। कुछ रूढ़ प्रतीक चिन्ह 403 में दर्शाए गए हैं। विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए सामान्यतः नीले रंग का उपयोग जलाशयों के लिए, जल का रंग नीला माना जाता है। भूरा रंग पर्वतों के लिए, पीला रंग पठारों के लिए और हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। अगला है यहाँ पे रेखा चित्र। रेखा चित्र एक आरेखण है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। यानी कि ये हम कोई साइंटिफिक तरीके से नहीं होता है। हम कहीं गए हैं तो उसके बारे में हमको याद है। जैसे मनाली आप गए तो मनाली के बारे में आपको है कि यहाँ पे पहाड़ ऐसे गए थे, यहाँ पे पुल था, तो उसको याददाश्त के आधार पर या फिर वहाँ पे जाके देख के आप उसके बारे में बनाते हैं मानचित्र। कभी कभी किसी क्षेत्र से एक कच्चे आरेखण की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र आप अपने घर के रास्ते को बताने के लिए कच्चा आरेखण बना सकता है। यानी कि वो रास्ता ऐसे खींच के आपको दे दिया कि यहाँ से आओ, ऐसे आओ, पूरब आओ, पश्चिम में इतना किलोमीटर पहुँच जाओगे। इस प्रकार कच्चे आरेखण को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है। इसे यहाँ पे रेखा चित्र मानचित्र कहते हैं। अब है खाका, लास्ट पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा। खाका क्या होता है? एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। यानी कि छोटा सा क्षेत्र है आपका, मान लीजिए आपका घर है, आप उसको बनवाना, आपकी ज़मीन है 1000 स्क्वायर फीट की, आप उस पर घर बनवाना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं, उस पर नक्शा बनवाते हैं ना, इतना तो पता होगा। तो उस नक्शे से क्या करते हैं, आप छोटे से एरिया को 1000 स्क्वायर फीट के एरिया पे, यहाँ पे एक रूम हो गया, यहाँ पे 10 × 20 का एक रूम हो गया, यहाँ पे आपका लॉबी हो गया, यहाँ पे आपका किचन हो गया, इस तरीके से बनाते हैं। तो इसको खाके के रूप में हम कह सकते हैं कि छोटे से क्षेत्र का बड़े पैमाने में खींचना खाका कहलाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें
बहुत जानकारी प्राप्त होती है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई, जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला एक रेखा चित्र खींच सकते हैं, इसे खाका कहते हैं। ठीक है, तो ये था पूरा दोस्तों चैप्टर। अब अभ्यास को क्वेश्चन में जल्दी ही आप लोगों को क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो में ला दूंगा। तो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो वीडियो, लाभ मिला हो, सारी चीज़ें समझ में आई हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। इस तरह की वीडियो डेली बेसिस पे पाने के लिए रितेश ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सारी वीडियोज़ आपको बिल्कुल फ्री में और डिटेल में समझाई जाएंगी। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।